नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही माननीय रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के लिए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया। उधर राज्य आंदोलनकारी के लिए देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आज प्रवर समिति की अंतिम बैठक विधानसभा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की। बता दें आपको कि बैठक में दरअसल सभी विधायक पहुंचे। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जो कि आंदोलनकारी के हक में है। और अग्रवाल ने कहा कि जो काम प्रवर समिति को 10% क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वे काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान बैठकें हुई थी, उन्होंने तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी, उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था, आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं, उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है। और अब माननीय अध्यक्षा जी को मुझे ये प्रतिवेदन सौंपना है। जिस दिन वो यहाँ उपलब्ध होंगी तो मैं निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन उनको सौंपूंगा, तो हमारा प्रवर्तित समिति का काम पूरा होगा। उधर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जमरानी बांध परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद हल्द्वानी पहुंचे। आपको बता दें, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि 1974 से लंबित जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। इसके लिए वो पीएम मोदी के आभारी हैं। ये मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि जमरानी की योजना पहली बार सांसद बनने पर पहले सत्र में ही मुझे उठाने का मौका मिला 0 आवर में, और मेरी मैडन स्पीच के रूप में इसे लिखा जाएगा और माना जाएगा। जब कभी मैं अपने बारे में सिंहावलोकन करूंगा संसदीय अपने कार्यकाल का, तो ये मेरे ऊपर एक अंदर से सिहरन पैदा करेगा। मैं आभारी हूं अपने प्रधानमंत्री जी का। जैसे ही हमने संसद में उठाया, 15 दिन के अंदर में ही उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुला के एक एक करके सारी जो कमियां थी उनको दुरुस्त कराया। उधर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दरअसल जनता टीवी पर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल करण माहरा को मारने की साजिश रच रखती है। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कारण जो है वो माहरा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। करण माहरा यहाँ पर प्रदेश में काफी काम कर रहे हैं। वो अपने काम के कारण हमेशा से कांग्रेस में जाने जा रहे हैं और राज्य में भी उनकी वाहवाही उनके कामों से हो रही है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के पहले और राजनीति के बाद रिश्ते सही होने चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में आपने ये बातें कही? देखिए, जो आपसी एक सौहार्द होता है, विभिन्न पार्टियां हैं, चुनाव आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, हम लोग चुनाव में लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो कमियां हैं उनको उजागर भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है वो हमेशा अच्छे बने रहे। पुराने नेताओं में हमने देखा था कि हाउस में वो कितना भी बहस करें, कुछ करें, लेकिन बाहर बैठ के चाय पानी साथ पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं,
बातचीत चल रही है, एक दूसरे के शादी ब्याहों में, एक दूसरे के निमंत्रणों में जा रहे हैं और एक अच्छा सा दोस्ताना व्यवहार आता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया कि ऐसा लगता है कि जैसे जंग चल रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, इस तरीके का माहौल है। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही, चाहे वो विभिन्न स्टेट्स के जो मजबूत नेता हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो हरीश रावत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा ना दिया जाना हो, उनके साथ जो गाड़ी चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही थी, और जबकि भगत सिंह कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी सबके साथ ये सुविधा है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था। और वो एक्सीडेंट में मरते मरते बचे। आदमी एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में बैठा है तो वहाँ सीबीआई जो है नोटिस देने पहुंच जाती है। तो ये सारे प्रकरण ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि एक बदला लेने की सी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भी नेता हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, अन्य सुविधाएं दे रखी हैं, दूसरों की फाइलों को एक एक साल से दबा के बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिखाती है कि जैसे कि लड़ाई चल रही है। इस संदर्भ में मैंने इस बात को कहा था। सर वहीं पर आपने एक बात भी कही कि एक बहुत बड़ा आरोप भी आपने लगाया। रच रही है। देखिए, सत्ता पक्ष का अध्यक्ष का किसी से झगड़ा नहीं। करण मेहरा अगर विपक्ष में है, मैं गैर कानूनी ढंग से बिल्डिंग का काम, बिल्डर्स का काम करने वालों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं खनन माफिया के खिलाफ बोलता हूँ, मैं भू माफिया के खिलाफ बोलता हूँ। अभी यहाँ अंसल ग्रीन वैली में जो भारद्वाज जी के ऊपर आक्रमण हुआ, उसमें जो लोग थे उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जेल काट चुके हैं, उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। उसके अलावा मैं मंत्रियों के खिलाफ और सरकार के गलत कामों के खिलाफ बोलता हूँ। अंकिता मर्डर केस में हम प्रमुखता से मामलों को रख रहे हैं। तो ऐसे में ये तो हो सकता है कि हम पे हमला हो या हो, लेकिन हमारी फाइलें नहीं होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर फरमाएं इस चीज़ को कि मेरे ऑफिस में कोई मेरी इजाज़त के बिना कैसे आ सकता है? ठीक है, एलआईयू वाले उनका काम है कि वो जानकारी लें, लेकिन वो दफ्तर में आएंगे तो मुझसे पूछेंगे ना। मेरे परिसर में बाहर बैठने की हमने इजाज़त दी, वहाँ बैठते हैं, उनके लिए कुर्सियाँ लगी हैं बाकायदा। लेकिन वो मेरी प्रेस के अंदर आ जा रहे हैं बिना बिना इजाज़त के। मेरी प्रेस में आके जो पत्रकार हैं वो जो वार्तालाप कर रहे हैं उनको वो टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैं पत्रकारों को दे रहा हूँ उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और बिना इजाज़त के अंदर आ रहे हैं। तो इतना साहस कैसे हो गया? जब वो मेरे दफ्तर के अंदर आ सकते हैं, मेरे घर के अंदर आ सकते हैं, हो सकता है मेरे को कहीं पर मार भी सकते हैं। क्यों, क्या भरोसा है? क्योंकि चाहे वो पुरौला की घटना हो, चाहे वो उत्तरकाशी की 3 SC/ST की बहनों का बलात्कार का मामला हो, चाहे हरिद्वार में हमारे SC भाई की हत्या हुई हो और उसमें पुलिस का कार्रवाई के खिलाफ मामला हो, मैं हर जगह पुलिस के खिलाफ भी मुकरता से बोला हूँ, मैं DGP के खिलाफ मुकरता से बोला हूँ। तो जिस तरीके की हरकतें हो रही, जिस तरीके के थ्रेट्स मिल रहे हैं, और भी कई खुलासे जो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी खुल के कैमरे में नहीं कहूँगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कुमाऊँ के कमिश्नर ने मेरे लिए लिखा था कि इनको खतरा है, 2017 से पहले की ये बात है। उसके बावजूद भी उन रिपोर्ट्स को भी अनदेखी सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं नीयत खराब है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर यदि बात की जाए कि सुरक्षा की, तो हरीश रावत की भी सुरक्षा नहीं है, आपकी भी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं की गई है, क्योंकि आपके विषय में बोला भी गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार लगातार सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं या भाजपा के पदाधिकारियों पर ही ध्यान दे रही है? क्या विपक्ष की ओर वो अपना कार्य भूल चुकी है, जिम्मेदारी? सत्ता और पक्ष की बात है, वो सीधे सीधे एक मैसेज दे रहे हैं कि हम विपक्ष के लोगों को पूछते नहीं है। जबकि जब इनके 2 सांसद थे और बहुत हालत खराब थी, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको इलाज के लिए अमेरिका भेजा दूसरे बहाने से। इस तरीके का एक माहौल नेतृत्व में, नेताओं में होता था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दुश्मन हैं। हम लोग समाज के हित के लिए लड़ते हैं, जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा तो उनको हम इंगित करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप हमारी जो है हर चीज़ में हमारे खिलाफ साजिश करने लगे। मेरा अंतिम प्रश्न है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप किस प्रकार से कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा जमीनी स्तर पर कर रही है, पन्ना प्रमुख को तैयार कर रही है, घर घर जाकर के काम कर रही है। दुर्भाग्य और दुख इस बात का है कि मीडिया को केवल उनके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कुमाऊं की बैठक ली, गढ़वाल की बैठक ली, काशीपुर से शुरुआत किया, देवप्रयाग से हमने अपने जिला सम्मेलनों की बैठक की, हमारे पन्ना प्रमुख की जगहों पर हमारे अपने बूथों के सत्यापन के काम चल रहे हैं और साथ में मंडलों की नियुक्ति हो रही, लेकिन मीडिया को सब नहीं दिखाई देता। इस बात का मुझे अफसोस है। अंतिम प्रश्न, नगर निकाय चुनाव जब होना था तय समय पर नहीं हो रहा है, इसके कार्य अवधि को बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा डर करके कि कहीं लोकसभा चुनाव में नगर निकाय चुनाव का परिणाम यदि गलत हो जाता है, उनके अगेंस्ट होता है, तो उससे उनका कुछ लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा? मैंने 3 महीने से मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी निकाय के चुनाव नहीं कराएगी। और मेरी 2 शंकाएं थी। एक ये थी कि इस समय अंकिता जोशीमठ का सह, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, खनन माफिया, इसकी वजह से सरकार बैकफुट पे थी। इसलिए 2 प्रयास किए गए। एक तो इन्वेस्टमेंट समिट करने की बात की गई ताकि इन सब चीज़ पर पर्दा डल जाए, माहौल ही दूसरा हो जाए।
दूसरा, निकाय चुनाव को टाल के दो फायदे हैं। एक तो ये जो माहौल, जो आपने कहा कि माहौल अगर हारे तो एमपी के इलेक्शन के लिए माहौल खराब होगा। दूसरा, कार्यकाल खत्म हो गया चुने हुए प्रतिनिधियों का, ये उस पर प्रशासक बैठाएंगे और प्रशासकों के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी जाएंगी ताकि उससे चुनाव प्रभावित हो सके। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रवक्ता करण माहरा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पहले की राजनीति और अभी के राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि पहले की राजनीति जो होती थी वो आपसी भाईचारे को साथ रखकर होती थी, और यदि जरूरत पड़ती थी तो कांग्रेस जो उसमें सत्ता में थी तो वो भाजपा की पुरजोर मदद भी किया करती थी। लेकिन आजकल की राजनीति बिल्कुल इससे उलट हो गई है, और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो है वो विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को उठने नहीं देना चाहती है, और विपक्ष के खिलाफ ही हमेशा काम कर रही है। देहरादून से यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ धाम का प्रसाद और भेंट स्वरूप शॉल देकर उनका स्वागत किया। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब 2023 में दर्शनार्थियों तीर्थयात्रियों की संख्या ने तोड़े रिकॉर्ड्स, आंकड़ा 50 लाख के पार। देहरादून के परेड ग्राउंड में लगेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे खास इंतजाम, भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद। प्रदेश में रिक्त पदों को भरने की कवायद वन विभाग में शुरू होगी, जल्द नई भर्तियां 2024 तक सभी रिक्तियों को भरने की प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 50% पद, मामले में लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव। देश भर में दिवाली की तैयारियां तेज, बिना लाइसेंस के रिहायशी इलाकों में सज रही आतिशबाजी की दुकानें, मामले पर डीएम ने कहा कि कोई भी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते नजर आया तो होगी कार्रवाई। उधर उत्तरकाशी में पुलिस को मिली सफलता, चोरस तस्कर को किया गिरफ्तार। रुड़की में नाला निर्माण न होने पर लोगों में भारी रोष, लोगों ने आंदोलन करने की दी चेतावनी, बिल्डर पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। रुड़की में वाल्मीकि समाज के लोगों में दिखा रोष, 2 महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देने पर जताई नाराजगी, पुजारी के खिलाफ दी गई। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर जारी, साल 2022 सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े आए सामने, रैश ड्राइविंग से जा रही लोगों की जान। रामनगर में नरगुलदारा की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत, तब विभाग ने शव का कराया पोस्टमार्टम, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।